हाँ, नमस्कार साथियों। एग्रोजेट के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम 12th बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग 12th के मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। आज इसी क्रम में हम जीव विज्ञान या कृषि जीव विज्ञान का एक मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। वही फॉर्मेट वाइज है आपके इक्वल बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, इस पेपर को सॉल्व आउट करते हैं हम। पहले क्वेश्चन देखो आप, दूरस्थ संकरण का अभिप्राय निम्न में से किससे है? दो किस्मों के बीच संकरण, दो जातियों के बीच संकरण, दो जीनस के बीच संकरण, या आपके बी व सी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके बेटा बी और सी दोनों के ऑप्शन है। दो जातियों के बीच में संकरण कहो चाहे दो जीनस के बीच में क्रॉस कहो, एक की बात है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तकनीक द्वारा किसी एक जीव के जीन को अन्य जीव में स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक किसी सजीव के जीन को निकालकर दूसरे सजीव में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? अब इसके अंदर आपका कहलाता है बेटा पुनर्योगज डीएनए, यानी डीएनए को तोड़ना वापिस फिर इसको जोड़ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेरिस्टम संवर्धन के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? इसके लिए बेटा तने का शीर्ष भाग या कक्ष भाग का उपयोग किया जाता है। अगला, कातरा कीट की मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? 800, 500, 1500 या 2500? तो आपको याद होगा कातरा कीट अपने जीवन काल में लगभग 1500 अंडे देती है। अगला क्वेश्चन देखो, कार्पोमिया वेसुविनिया किस कुल का कीट है? तो ये बेटा आपके देखें तो टेफ्राइटिडी कुल का कीट है। प्रकाश पास का उपयोग किस कीट के नियंत्रण हेतु किया जाता है? हरा तेला, चने का फली भेदक, टिड्डी या मधुमक्खी? प्रकाश पास वो आपके रात्रि काल के अंदर 7 से 10 बजे तक इसको ओपन रखते हैं ताकि आपके जो इसके विकसित कीट हैं इसके अंदर लेप्टिडोप्टेरा, डिप्टेरा गण के कीटों का मुख्यतः नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर आगे आपके चने का फली भेदक है, ध्यान रखना। भुरकाव के लिए सबसे उपयुक्त समय, यानी चूर्ण का जो छिड़काव करते हैं वही क्या हो गया? भुरकाव। अब भुरकाव का सबसे उपयुक्त समय हम देखना चाहिए कब करना चाहिए, तो भुरकाव का सबसे उपयुक्त समय रहेगा बेटा सायंकाल के अंदर। इसका रीजन ये हो गया, रात्रि काल के अंदर अधिकतर कीट क्या करते हैं? इन फलों की पत्तियों का सेवन करते हैं। तो ये कीट आपका रात्रि काल में जब हाथों हाथ कोई मेलाथियान है, कार्बोफ्यूरान, इनका छिड़काव किया होगा तो उनका नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। बैंगन का लघुपति रोग किसके द्वारा होता है? कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा या विषाणु? अब देखो, बैंगन का लघुपति रोग की बात करें तो ये आपके फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला, जीरे का मलानी रोग होता है, तो जीरे का मलानी रोग पेरिसाइफी पोलिगोनी या फाइटोप्लाज्मा या आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम या आपके सेजेटम? अब इसका जो रोग कारक होगा आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक के द्वारा। अगला, सूत्रकृमि विज्ञान के जनक कौन है? बोविस्टीन, एने कॉम्ब, बार्बर या निदम? अब सूत्रकृमि या निमेटोड के जनक कौन है? अब दो वैज्ञानिक आपके लगभग निमेटोड के अंदर हैं और इनके अंदर एग्जैक्ट होगा आपका बोरिस्टिन। अगला, गेहूं का मोलिया या पुट्टी रोग की खोज किसने की थी? ये पुट्टी रोग तो देखो जनरल सी बात है, हमारे राजस्थान के अंदर इसको पुट्टी रोग बोला जाता था, वासुदेवा ने इसकी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका मलाइटेलम का कार्य है, तो मलाइटेलम का कार्य आपके कोकून का निर्माण। अगला, टिड्डे के मुखांग होते हैं काटने चबाने वाले। काली सेव नाम से जानी जाती है मरगाल, कलबासु, महासीरा या कतला? यानी काली सेव रोहू के नाम से आपके कलबासु मछली को जाना जाता है। अगला देखिए, मछलियों का श्वसन अंग है गलफड़। उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ह्यूगो डिवरीज आपके। अगला, किसी जंगली प्रजाति, अब रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करने को कहा जाता है? यानी कोई फसल है आपका या फल है, उसका यूज पहले नहीं होता था, अब उसको व्यापक रूप से कर रहे हैं तो वो कहलाता आपके ग्राम्य। अगला, पोष माध्यम पर कर्तोतक से प्राप्त असंगठित एवं
अविभेदित ध्रुवता रहित कोशिका के समूह कहलाता है। यानी उत्तक संवर्धन के लिए जिसका यूज कर रहे हो आपके, वो कहलाता है आपका कैलस। अगला, ट्रांसजेनिक मक्का में अधिकता पाई जाती है, तो ट्रांसजेनिक मक्का बनाया ही आपके लाइसिन के लिए था। किसी अधिकता पाई जाती है लाइसिन के लिए। अगला देखें तो कातरा कीट की कौन सी प्रजाति उत्तरी भारत में अधिकता या अधिक मात्रा में पाई जाती है? अधिकता से पाई जाती है, होता है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उत्तरी भारत के अंदर जनरली हमें पता है एम सेक्टा मूरी प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। टीडी अपने अंडे देने के लिए कौन सी मृदा पसंद करती है? तो टीडी का जनरल हम इफेक्ट देखते हैं कि भाई आपके बीकानेर, जैसलमेर, पाकिस्तान का बोला जाता है तो बलुई मिट्टी के अंदर। सूक्ष्म जीवों के कीट नियंत्रण के लिए उपयोग को कहते हैं। यदि कीट नियंत्रण के अंदर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हो तो वो चीज क्या कहलाएगी? कि सूक्ष्म जैविक। क्या कहलाएगी आपकी? सूक्ष्म जैविक। गेहूं का सेहू रोग किस जीवाणु से होता है? रेथायोबैक्टर ट्रिटिसाई के द्वारा। फिर कंद वाली फसलों में स्लग का प्रकोप होता है, यानी कंद वाली फसलों के लिए अलग है, कुष्मांड वाली के अलग है, तो इसके लिए कंद वाली स्लग के लिए आपका भूरा स्लग काम आएगा। मधुमक्खी के नृत्य को क्या कहते हैं? वेगल नृत्य। और मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति है आपकी नीली क्रांति। अब बात देखते हम अगले क्वेश्चन, जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है। अब इनके वर्ड जनरली एक एक लाइन के अंदर हमें उत्तर देना। पहली बात करें कि सुगुणिता क्या है? तो सुगुणित का सिंपल सी मतलब हो गया गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जैसे हम बात करते हैं 2n हो गया, 3n हो गया, 4n हो गया, ये चीज क्या कहलाएगी? आपके सुगुणिता। अगला क्वेश्चन देखें हम, कायिक कलोनीय विविधता क्या है? कायिक कलोनीय विविधता क्या है? अब देखो, कायिक कलोनी का मतलब हो गया कि नई किस्म, यानी क्लोन के द्वारा कोई नई किस्म बना रहे हो तो वो चीज क्या कहलाएगी? कायिक कलोनीय विविधता। जैसे हम बात करते हैं भाई जो सरसों की आपकी किस्म है पूसा जय किसान, वो किसके द्वारा निर्मित की गई है? कायिक कलोनीय विविधता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, लेडी बर्ड बीटल किस कीट का भक्षण करता है? तो आपके लेडी बर्ड बीटल है वो आपके आइसिनेरिया परफ्रेंजेसिस कीट का भक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, विषाणु के प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं? कि विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड बोला जाता है। विषाणु के चारों ओर जो प्रोटीन का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें, अर्गोटिज्म क्या है? तो बेटा अर्गोटिज्म एक प्रकार का रोग है। अब वो रोग है क्या? कि एक कवक होती है जिसका नाम है कैल्यूसेप्स। कैल्यूसेप्स नामक कवक है, उसका इफेक्ट फसलों पर है। तो उस कवक के अंदर आपके एक एल्कोइड पाया जाता है जिसके बोला जाता है अर्गोटिज्म या अर्गोटिज्ड एल्कोइड। उसका यदि सेवन करेंगे हम तो हम मनुष्य के अंदर या पशुओं के अंदर रोग होगा, उस रोग को कहते हैं एर्गोटिज्म। सूत्रकर्मी के पाचन अंगों के नाम लिखे भाई। मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गया, आंत हो गई, गुद्दा हो गया, ये क्या हो गया? आपके पाचन अंग हो गए सूत्रकर्मी के। ह्यूमिक अम्ल को कौन सी ग्रंथियां उदासीन करती है? तो केंचुए के अंदर जो पाई जाती है ग्रंथि कौन सी है? कैल्सीफेरस ग्रंथि है, वो आपके ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। अगला देखें तो मछलियों में अंडे देने का समय लिखिए। तो मछलियों में अंडे देने का समय जनरली आपके वर्षा ऋतु के पश्चात। अगला, पादप पूर्व स्थापन के लाभ बताइए। अब पादप पूर्व स्थापन के अंदर होगा क्या कि भाई हम नई किस्मों का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन देखें, जलवायु के प्रति अनुकूलित पौधे का निर्माण कर सकते हैं, रोग रोधी किस्मों का निर्माण कर सकते हैं, अधिक फलन देने वाली किस्मों का निर्माण कर सकते हैं। अगला देखो, पराग संवर्धन को समझाइए। यानी पराग कणों को पोष माध्यम में रखकर, पराग कणों को पोष माध्यम में रखकर संवर्धित करना क्या कहलाता है? पराग संवर्धन। इसके द्वारा एक गुणित पौधों का निर्माण होगा। अगला, एंडोन्यूक्लियोएज व एक्सोन्यूक्लियोएज को समझाइए। अब दोनों ध्यान रखना, एंडो का तो मतलब होता है जो बीच में से काट रहा है, और एक्सो का मतलब होता है जो किनारों से काट रहा है। यानी सिंपल सी बात, जो डीएनए को बीच में से काट रहा है वो तो हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस, और जो डीएनए को मध्य भाग से पार्श्व भाग से विकलित कर रहा है, तोड़ रहा है, वो हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस।
अगला देखो आपके बेर की फल मक्खी बेर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। अब होगी क्या कि बेर की मक्खी क्या करेगी कि आपके पुष्पन अवस्था के अंदर अपने लार्वा अपने अंडे को पुष्प पर दे देगी। जब फल विकसित होंगे तो उन फलों के अंदर आपके मैग्नेट या गिड्डार या आपका लट उत्पन्न हो जाए, तो फल की गुणवत्ता हो जाए आपने खराब। अगला क्वेश्चन देखो, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं। अब जो दीमक को सामाजिक कीट कहने का मतलब हो गया, समाज के अंदर जैसे आपके अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास सारे रहते हैं, उसी प्रकार दीमक की एक नींवी के अंदर आपके राजा रानी श्रमिक ये सारी की सारी दीमक एक साथ रहती है और सब के अंदर इक्वल श्रम विभाजन होता है। भाई श्रमिक का काम अलग है, नींवी का निर्माण करना है, पोषण माध्यम लेकर आना है, तो इस वजह से दीमक को क्या कहते हैं, सामाजिक कीट देते हैं। अतिवृद्धि व अतिवर्धन को समझाइए। अब तो किसी जीवाणु कोशिका के आकार में वृद्धि होती है वो तो कहलाता अतिवृद्धि, और संख्यात्मक वृद्धि होती है वो कहलाता आपका अतिवर्धन। अगली बात करें सूत्रकृमि की संरचना व पौधों पर प्रभाव बताइए। अब संरचना तो जनरल से आप देखो बना लोगे आप सूत्रकृमि की संरचना। एक मिनट ठहरना भाई, आपके पेपर किधर गया। सूत्रकृमि की संरचना में पौधों पर प्रभाव बताइए। अब संरचना के अंदर तो आप क्या बनाओगे कि जनरली एक सूत्रकृमि की आप संरचना बना लोगे। यह तो हो जाएगा मुख वाला भाग, फिर बीच में बना लोगे आप ग्रसनी, तंत्रिका, अंडाशय और नीचे वाले पार्ट को बना लोगे आप गुद्दा या पूंछ, इसके अंदर लिख लोगे। और ये राउंड वाला भाग है यहां पर लिख लोगे आप तंत्रिका। एक जनरल साइज का डायग्राम बना लोगे, फिर हो जाएगा हमारे पौधों पर प्रभाव। इसका प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई कब आपके पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, पौधे पीले पड़ जाते हैं, कमजोर होते हैं, पुष्पन कम होता है, उत्पादन कम प्राप्त होता है। फिर कपास के जीवाणु अंगमारी रोग के लक्षण व रोकथाम में लिखिए। अब देखो कपास का जीवाणु अंगमारी, इसके अंदर होगा कि इसकी मेन अवस्था है, देखो पहली तो प्रारंभिक अवस्था जिसे कह सकते हैं, या नवजात पादप पर जो अंगमारी होती है, छोटे पौधे की पत्तियों के ऊपर आपके तेलीय धब्बे या जल युक्त धब्बे बन जाते हैं, किनारों पर पीला आभा मंडल पाया जाता है, फिर धीरे धीरे आपके भूरे से काले रंग के अंदर बदल जाते हैं। उसके बाद में हो जाता कोणित अंगमारी। अगली स्टेप इसकी हो जाएगी कोणित अंगमारी। कोणित अंगमारी के पश्चात हो जाएगी आपके शाखाएं आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी, शाखाओं के बाद में गुल्लर सड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात करें रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं कि भाई या तो हम करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग बीजोपचार के रूप में, एगलाल का भी उपयोग बीजोपचार के रूप में कर सकते हो, कार्बोक्सिल का यूज कर सकते हो, या सीओसी का यूज बीजोपचार के रूप में कर सकते हो। अगला देखो गेहूं के सहू रोग के लक्षण लिखिए। अब गेहूं के सहू रोग के लक्षण देखो, पौधे आकार में छोटे रह जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां आपके सिकुड़ने लग जाती हैं, बालियां विकृत हो जाती हैं, दाने विकसित नहीं हो पाते हैं, और दानों में आपके दानों के स्थान पर काले या भूरे रंग के गेगले बन जाते हैं। ये हो गए गेहूं के सहू रोग के लक्षण। फिर अगला देखो मधुमक्खी का कृषि में महत्व बताइए। अब मधुमक्खी का कृषि में मेन आपका महत्व है पर परागण को बढ़ाना। मधुमक्खियां एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर लेके आएंगे, जिससे पर परागण आपका बढ़ता है। इसके क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, एस्केरियासिस से उत्पन्न शारीरिक विकार लिखिए। अब एस्केरियासिस आपके शरीर में पाचन संबंधी विकृतियां, पेट संबंधी विकृतियां उत्पन्न करता है। तो एक तो हो जाएगा आपका ज्वर, दूसरा हम कह देते हैं कि आपके भाई आंत्रशोथ, पेट दर्द, रक्तहीनता, श्वेताणुता, ये रोग आपके उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखो बेटा अगले इसी क्रम में बात करते हैं, सफेद लट की रोकथाम के उपाय लिखिए अथवा कातरा कीट का वर्गीकरण। देखो पहले बात करते हैं सफेद लट की रोकथाम। अब सफेद लट के रोकथाम का जो प्राथमिक जो नियंत्रण होगा वो तो हम क्या करेंगे, फसलों की बुआई से पहले कि हमारे खेतों में जो खेजड़ियां हैं, शीशम है, रोइडा है, उनके अंदर हम मोनोक्रोटोपास का छिड़काव कर देंगे ताकि वहां पर उसके लार्वा खत्म हो जाए। और फिर क्या करेंगे, भौतिक नियंत्रण का प्रकाश पांच का यूज कर लेंगे, फेमोरल ट्रैप का यूज कर लेंगे। इनके अलावा जो आपके रासायनिक है जैसे क्लोरोपाइरिफास है, कार्बोफ्यूरान है, क्यूनाल्फोस है, इनके द्वारा सफेद लट की हम नियंत्रण कर सकते हैं।
फिर हम बात करें कातरा वर्ग की पहचान, जीवन चक्र व नियंत्रण की विधियां लिखी है। अब कातरा की पहचान क्या होगी? एक मध्यम आकार का होता है, काले धब्बे युक्त इसके अंदर सफेद पंख होते हैं, और एक विकसित कातरा की लंबाई आपके 40 से 50 mm तक होती है। ये तो जनरल सी होगी इसकी पहचान। अब जीवन चक्र की क्या बात हो गई? पहले तो आपके मादा अपने जीवन चक्र, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, अपने जीवन चक्र के अंदर 150 अंडे देती है लगभग। अगली बात करें, अंडे फिर लार्वा अवस्था में पत्तियों के नीचे रहेंगे, विकसित होंगे, और इनके अंदर 6 बार निर्मोचन होगा, तो आपके पूर्ण विकसित 6 निर्मोचन के पश्चात पूर्ण विकसित कातरा कीट का निर्माण हो जाता है। नियंत्रण वास्ते ट्राइकोग्रामा का यूज कर सकते हैं, मेलाथियन का यूज कर सकते हैं, क्यूनाल फोस का यूज कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफास इनका यूज कर सकते हैं। अगला देखें हम, नींबू के कैंकर रोग के लक्षण। नींबू के कैंकर रोग के लक्षण, रोगजनक एवं प्रबंधन लिखिए। अब देखो, नींबू का कैंकर, नींबू का मुख्य रोग है, इंपॉर्टेंट रोग है आपके, होता किसके द्वारा? आपका रोगजनक देखे तो जेंथोमोनास वर्ग का है। पूरा नाम देखो तो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडियम पैथोवर सिट्राई। अब लक्षण देखें, इनके लक्षण क्या है? तो सबसे पहले नींबू की पत्तियों पर धब्बे बनेंगे, धब्बों के चारों ओर पीला कलर का आभा मंडल होगा, और धब्बे दिखने में जलीय धब्बे दिखाई देंगे। जलीय धब्बे का जैसे हम देखें, किसी पौधे की पत्ती को हम हाथ से दबा दें तो उसका जो रंग परिवर्तन हो रहा है, इस अकॉर्डिंग लग रहा है कि इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है या क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा, उस अकॉर्डिंग जलीय धब्बे बनेंगे। टहनियां कमजोर हो जाती हैं, फलों पर धब्बे बन जाते हैं, फल विकृत हो जाते हैं, कच्चे फल आपके गिरने लग जाते हैं। अब बात करें इसकी प्रबंधन की, इसका नियंत्रण के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि एक तो पौधों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करेंगे, और फिर जीवाणुनाशक के रूप में हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, क्यूनाल फोस है, मेलाथियन है, इनका यूज कर सकते हैं। अब इसी अकॉर्डिंग बेर का छाछा रोग के लक्षण, रोगजनक व प्रबंधन लिखिए। अब पहली बात करें, बेर का छाछा होता किसके द्वारा है? ओइडियम वर्ग का है, एरिसोफाइट्स इसके द्वारा। फिर लक्षण देखें कि पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के चूर्ण के समान आवरण आ जाता है, टहनियों पर आवरण आ जाता है, छोटे फलों पर आपके सफेद चूर्ण के समान आवरण आ जाता है, फल विकलित होने शुरू हो जाते हैं। चूर्ण का मतलब कवक जाल, कवक का पूरा जाल बन जाता है, फल गिरने लग जाते हैं। अब प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हम प्रबंधन के लिए सल्फर का यूज कर सकते हैं, डाइनोकेप का यूज कर सकते हैं, और जो पौधे का रोगग्रस्त भाग है, पौधे का रोगग्रस्त भाग है, उसको काट कर हम क्या कर देंगे? हटा लेंगे आपके। अब इसी क्रम में बेटा अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा विषाणु को परिभाषित करते हुए चित्र बनाइए। अब दो जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन के अंदर क्या हो गया? जीवाणु के अंदर सबसे बाहर तो बना लोगे आप कोशिका भित्ति, इंटरनल पार्ट के अंदर बना लोगे आप झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बीज के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे हम डीएनए को, एक रिप्रेजेंट कर देंगे हम प्लाज्मिड को, एक हम रिप्रेजेंट कर देंगे हम आरएनए को, एक आध और ये तो हो जाएगा पूरा कोशिका द्रव्य, और एक रिप्रेजेंट कर देंगे कशाभिका को। बस इनमें एक एक आरएनए डीएनए के अंदर प्लाज्मिडियम के अंदर एक एक लाइनें लेकर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम। उसी अकॉर्डिंग देखो विषाणु को परिभाषित कीजिए। विषाणु क्या हो गया? सूक्ष्म कण। पहला सूक्ष्म कण जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं, यानी सजीव के अंदर वो सजीव की तरह, निर्जीव के तरह, निर्जीव में निर्जीव की तरह। और एक और बात करेंगे, विषाणुओं के अंदर एकल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी या तो उसके अंदर उपस्थित होगा डीएनए या उसके ऊपर उपस्थित होगा आरएनए। तो बिल्कुल जनरली संरचना हो जाएगी। इसको तो हम कह देंगे कैप्सिड। प्रोटीन का आवरण वो क्या कहलाएगा? कैप्सिड कहलाएगा। इसको मान लो या तो डीएनए रिप्रेजेंट कर लो या कर लो आरएनए रिप्रेजेंट। अब थोड़ी बहुत एक दो लाइन आरएनए की लिख लोगे, या डीएनए की लिख लोगे, थोड़े से प्रोटीन आवरण का लिख लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखें, उत्परिवर्तन क्या है? फसल सुधार में इसका महत्व लिखिए। अब उत्परिवर्तन क्या हो गया कि किसी जीव के किसी लक्षण में, किसी जीव के या सजीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अब फसल सुधार के अंदर इसका क्या महत्व होगा कि फसलों में उपज बढ़ाने वाली फसलों का चयन कर सकते हैं, रोग रोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं, मात्रात्मक गुणों को हमें बढ़ा सकते हैं।
अब इसी क्रम में देखो बड़ा हो जाएगा, संकरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब संकरण के अंदर क्या कर लेंगे हम, पहली बात तो करेंगे जनकों का चयन, जनकों का चयन। इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो वांछित लक्षण चाहिए वो जनक हम चयनित करके रखेंगे। फिर हम करेंगे जनकों का मूल्यांकन, इन जिन गुणों के मध्य में संकरण करवाना था, वो संकरण वास्तविकता में वो गुण उस पौधे के अंदर प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको एक बार हम उगाकर देखेंगे। फिर होगा तीसरा होगा हमारे विपूषण। और विपूषण के अंदर क्या होगा कि संकरण के लिए जो हमने पौधे उगाए थे, उन पौधों के अंदर जो परागकण बन रहे हैं, उन परागकणों को आप हटा दोगे, वो क्या हो जाएगा, विपूषण। फिर करेंगे हम 4 नंबर स्टेप हो जाएगा टैग लगाना, टैग लगाना, यानी हमने कब विपूषण किया, कब किया, कौन सी किस्म उगाई, उसका हम मानक अंकित कर लेंगे। और फिर क्या करवाएंगे, इसके अंदर पर परागण कराएंगे, परागण करवाएंगे। अब परागण क्यों करवाएंगे कि पर परागण क्यों करवाएंगे कि हमने पहले जो मात्र आपके परागण थे, मात्र पौधे वाले, उसको तो आपने हटा दिए, तो अब इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, पर परागण करवा लेंगे। और इससे पर परागण से F1PD प्राप्त होगी, उस F1PD के बीजों को हम एकत्रित करके भंडारित कर लेंगे और आगामी समय तक हम यूज कर लेंगे, किसानों को वितरित कर देंगे, या वर्ग स्तर पर बीज बनाना है तो हम खुद उसके बीज बना लेंगे। अगला देखें लास्ट क्वेश्चन, केंचुए के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। अब जो केंचुए की जो आहार नाल का हमें डायग्राम बनाना जनरल से, पहले भाग के अंदर, पहले खंड के अंदर तो कौन से, पहला भाग तो हो जाएगा आपके मुख। कौन से खंड के अंदर पाए जाता है, मुख, यानी इसके काटने चबाने वाले मुख पाए जाते हैं, पहले खंड के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा आपके मुख गुहा, इंटरनल पार्ट जो बनता है आपका वो क्या हो जाएगा, मुख गुहा। मुख गुहा किसके अंदर कि भाई पहले से तीसरे खंड तक क्या पाई जाती है, मुख गुहा पाई जाएगी। मुख गुहा के बाद में क्या हो जाएगा, ग्रसनी। ग्रसनी किस खंड के अंदर पाई जाती है कि चौथे खंड के अंदर। फिर ग्रसिका, चौथे से 5वें खंड के अंदर क्या हो जाएगी आपके ग्रसिका। फिर हम कर लेंगे अमाशय, 9वें से 6वें खंड के लिए अमाशय, और फिर आंत हो जाएगी 15वें खंड के लिए, 15वें में हो जाएगी आंत। फिर गुद्दा, टिफ्लोसेर, आंत्रवलय, आंत्रशिका, इनके बारे में एक एक लाइनों में ऐड करते रहेंगे। फिर अगली बात करें, टिड्डे के मुखांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब टिड्डे के मुखांग बनाने, मुखांग कौन कौन सा हम बात करते हैं, देखो पहला जो है ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, टिड्डे के मुखांग का पहला मुखांग हमारे ऊपरी होठ। अब ऊपरी होठ क्या क्लाइपी से जुड़ा रहता है और मुंह के ऊपर छज्जे के समान बना रहता है, तथा भोजन को पकड़ने का कार्य करता है, तथा मुंह को बंद करने का कार्य करता है। अब ध्यान रखो, भोजन को पकड़ना बोल रहे हैं, आभासी रूप से पकड़ रहा है, ध्यान रखना है ना, एग्जैक्ट तो अगला पॉइंट आ जाएगा, आभासी रूप से भोजन को पकड़ने का कार्य करेगा। या यूं कह सकते हैं कौन सी चीज खाने लायक है या कौन सी खाने लायक नहीं है, उसकी भी ये पहचान ये आपका कर सकता है। अब ऊपरी होठ के बाद में दूसरा आपका अंग होता है चिबुकास्ती। चिबुकास्ती ऊपरी होठ के ठीक नीचे जो पाया जाता है वो क्या होती है, चिबुकास्ती होती है। एक जोड़ी पाई जाती है और ये एग्जैक्टली क्या करेगी, भोजन को पकड़ने का कार्य करेगी। क्यों पकड़ेगी, ताकि अगला अंग है आपका जंबिका, चिबुकास्ती से ठीक नीचे स्थित होता है, और चिबुकास्ती जो भोजन पकड़ रही है उसको काटने का कार्य करेगी आपके जंबिका। और जंबिका के जस्ट निचला पार्ट होता है वो कहलाता है निचला होठ, निचला होठ। और ये आपके निचला होठ है जो मुंह को बंद करने का कार्य करता है। और एक लास्ट अंदर होता है अधोग्रसनी, अधोग्रसनी। आहार नाल के अंदर जो आभासी जीवा के समान संरचना पाई जाती है वो कहलाती है अधोग्रसनी, और इसके अंदर लार ग्रंथियां आपके उपस्थित होती है। बस इतना से एक एक दो लाइन इनके बना सकते हो, इनके एक एक डायग्राम बनाते रहना साथ में, ठीक है बेटा। अगले